I hope you all are fine at your homes. Now, due to this lockdown, the schools are closed and we don't have any information regarding the reopening of school. So, Rajkumar Education Academy has decided to continue your further study through online video lectures. Now, today I am going to teach Standard 10, Chapter number 1, that is the Chemical Reaction and Equation. Now, आप लोगों को 8, 9 और प्रीवियस स्टैंडर्ड में भी केमिकल रिएक्शन एंड केमिकल इक्वेशन के चैप्टर्स आ गए ऑलरेडी और आप लोगों को नॉलेज भी है कि कैसे इसको लिखते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं और इसको कैसे बैलेंस करते हैं. बट फिर भी मैं आज आप लोगों को थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन दे देती हूँ व्हाट इज केमिकल रिएक्शन एंड व्हाट इज केमिकल इक्वेशन. नाउ ये डेफिनेशन जो मैंने यहाँ पे लिखी है केमिकल रिएक्शन की वो आप लोगों की बुक में नहीं दी है, इसलिए आप लोग यहाँ से देख के उसको बुक में लिखनी है. व्हाट इज केमिकल रिएक्शन? The process of interaction of chemicals to form a new substance is called the chemical reaction. Okay? कोई भी दो केमिकल या दो से ज्यादा केमिकल को जो हम इंटरेक्ट करते हैं और कोई एक नया प्रोडक्ट या एक से ज्यादा प्रोडक्ट भी मिल सकता है, बट जो कोई नया प्रोडक्ट मिलेगा, न्यू सब्सटेंस इसमें से क्रिएट होगा, इसी प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? केमिकल रिएक्शन. यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं दे देती हूँ कार्बन व्हेन रिएक्ट विद ऑक्सीजन इट गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड. तो ये आप लोगों का एक एग्जांपल है, जनरल एग्जांपल. आप लोगों को पता है कार्बन सी व्हेन रिएक्ट विद ऑक्सीजन इट गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड, ये जनरल एग्जांपल है. यहाँ पे ये जो एग्जांपल्स मैंने लिखे वो आप लोगों की बुक में दिए हुए ये केमिकल रिएक्शन के एग्जांपल है. 1. मिल्क इज लेफ्ट एट रूम टेम्परेचर ड्यूरिंग समर्स. जब दूध को हम बाहर ऐसे गर्मी के अभी जैसा एटमॉस्फेयर है वैसे एटमॉस्फेयर में अगर हम मिल्क को थोड़ी देर बाहर रूम टेम्परेचर में रखेंगे तो वो कर्ड में कन्वर्ट होता जाएगा. तो वो रिएक्शन इज वन टाइप ऑफ द केमिकल रिएक्शन. नाउ सेकंड रिएक्शन, एन आयरन तवा पेन और नेल इज एक्सपोज्ड टू यूवी एटमॉस्फेयर. कोई भी आयरन की चीज हो, फॉर एग्जांपल आयरन नेल हो या आयरन तवा हो, उसमें जब ह्यूमिडिटी लगती है भेज के कारण उसमें रस्टिंग होना स्टार्ट होता है. तो वो रस्टिंग इट इज वन टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन. नाउ थर्ड एग्जांपल इज फूड इज कुक्ड. कोई भी खाना हम घर पे बनाते वो भी एक टाइप का, उसको भी हम क्या बोलेंगे? इट इज ऑल्सो वन टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन. तो यहाँ पे मैं आप लोगों को समझाती हूँ कैसे रिएक्शन में अलग अलग चीजें हम यूज करते हैं. फॉर एग्जाम्पल कार्बन प्लस ऑक्सीजन गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड. पहले हम कैसे बोलते थे? कार्बन व्हेन रिएक्ट विद ऑक्सीजन इट गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड. तो ये बहुत लेंथी हो जाता था, तो इसको हमने सिंबलाइज फॉर्म में किया. मतलब कार्बन का सिंबल क्या है? C, ऑक्सीजन का O2. when they both react with each other it gives carbon dioxide. now यहाँ पे जो लेफ्ट हैंड साइड में जितनी भी चीजें मैंने लिखी है कार्बन प्लस ऑक्सीजन, इसको हम क्या बोलेंगे? रिएक्टेंट. और जो लास्ट में हमको जो राइट हैंड साइड पे जो हमको प्रोडक्ट मिलता है उसको हम बोलेंगे प्रोडक्ट. इसको क्या बोलेंगे? प्रोडक्ट. ओके, जो भी चीजें आप लेफ्ट हैंड साइड में लिखोगे उसको हम बोलेंगे रिएक्टेंट. रिएक्टेंट मतलब एक से एक, दो या तीन भी हो सकते हैं और प्रोडक्ट फाइनल प्रोडक्ट हमको एक भी मिल सकती है, दो भी मिल सकते हैं और तीन भी मिल सकते हैं. तो लेफ्ट हैंड साइड वाले जितने भी हमारे एलिमेंट्स है उसको हम रिएक्टेंट बोलेंगे और जो फाइनल है उसको हम बोलेंगे प्रोडक्ट. नाउ अब यहाँ पे जितने भी रिएक्टेंट्स होंगे उसको अलग करने के लिए, उसको सेपरेट करने के लिए हम प्लस साइन यूज करेंगे. क्या यूज करेंगे? प्लस साइन. बाद में जब वो रिएक्ट करके कौन सी साइड में रिएक्शन देते, ये एरो वो हमको डायरेक्शन दिखाता है कि रिएक्शन ये डायरेक्शन में हो रहा है. तो वो गिव्स, इसको हम गिव्स भी बोल सकते हैं. एरो की जगह हम गिव्स भी बोल सकते हैं. कार्बन एंड ऑक्सीजन गिव्स CO2. तो ये एरो हमको दिखाता है कि ये डायरेक्शन में रिएक्शन हो रहा है. और ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये हमारा क्या है? फाइनल प्रोडक्ट. नाउ हम यहाँ पे जो भी फॉर एग्जांपल अगर ये हमको हीट में हो रहा है तो कोई हम टेम्परेचर मेंशन करना है तो ये एरो के आसपास ही हम लिखेंगे. फॉर एग्जांपल हमारा रिएक्शन है वो 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में हो रहा है तो हम उसको एरो के ऊपर या नीचे ऐसे लिख सकते हैं. ओके, अगर कोई टेम्परेचर मेंशन नहीं है वहां पे, हमको पता नहीं कौन से डिग्री टेम्परेचर पे ये रिएक्शन हो रहा है, तो हम सिर्फ वहां पे डेल्टा लिख देंगे तो भी चलेगा. और ये तो एक टेम्परेचर की बात हुई. अगर हमको प्रेशर मेंशन करना है कि कितने प्रेशर हम लोग कोई फॉर एग्जांपल 5 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, 10 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, अगर कोई प्रेशर में रिएक्शन हो रहा है तो हम यहाँ पे उसको ऐसे भी लिख सकते हैं 5 atm प्रेशर. ओके, तो ये हम ये डिटरमाइन करेगा ये क्या
25 एटमॉस्फेरिक प्रेशर में ये रिएक्शन हो रहा है। ये टेम्परेचर और प्रेशर की बात हो गई। अगर कोई रिएक्शन सनलाइट के प्रेजेंस में हो रहा है तो हम एरो के ऊपर या नीचे हम ये भी लिख सकते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। जस्ट यहाँ पे आप लोगों को लिख देना है सनलाइट। ओके, अगर यहाँ पे सनलाइट की जगह कोई और लाइट हम यूज कर रहे हैं, डिफरेंट लाइट, तो हम सिर्फ यहाँ पे लिखेंगे लाइट। ओके, सनलाइट की जगह हम क्या लिखेंगे, लाइट। नाउ कोई कोई रिएक्शन क्या होता है, कोई कोई केमिकल रिएक्शन में हम कैटलिस्ट यूज करते हैं। नाउ व्हाट इज कैटलिस्ट, मैं आप लोगों को समझाती हूँ व्हाट इज कैटलिस्ट। Catalyst is a substance which increase the rate of reaction without actually involving in it। कोई भी कैटालिस्ट हम यूज करेंगे, ये कैटालिस्ट की मैंने डेफिनेशन लिख दी है, आप लोग को भी लिखना है तो अपने बुक में लिख सकते हो। कैटालिस्ट क्या है, कोई भी सब्सटेंस एक केमिकल होता है, वो हम फॉर एग्जांपल ये कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में रिएक्शन नहीं हो रहा और वो दोनों के बीच में हमको रिएक्शन बढ़ाना है, रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करना है, तो हम यहाँ पे कैटालिस्ट डालेंगे। बट जो भी कैटलिस्ट डालेंगे वो रिएक्शन के अंदर इन्वॉल्व नहीं होगा। फॉर एग्जांपल मैं आप लोगों को सिंपल एग्जांपल दे रही हूँ, दो जन फाइटिंग कर रहे हैं, दो स्टूडेंट है, आप लोगों के बीच में कभी फाइट हुआ, थर्ड पर्सन उसमें ज्यादा फाइटिंग मतलब आग लगाने की कोशिश करेगा तो वो ऐसा कैटलिस्ट क्रिएट करता है, बट खुद का अंदर कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा, बस वो आग लगा के दोनों के बीच में फाइट ज्यादा इंक्रीज करके चला जाएगा। तो वैसे सब्सटेंस को हम क्या बोलेंगे, कैटलिस्ट सब्सटेंस। तो यहाँ पे कार्बन प्लस ऑक्सीजन जब रिएक्ट करेगा तो उसमें हम अगर कोई कैटलिस्ट यूज करते हैं तो वहां पे भी हमको यहाँ पे मेंशन करना है। फॉर एग्जांपल मैं निकल कैटलिस्ट यूज करती हूँ तो मैं यहाँ पे लिखूंगी Ni कैटलिस्ट, मतलब कि ये निकल के कैटलिस्ट के प्रेजेंट में ये रिएक्शन हो रहा है, बट ये निकल जो हम यूज कर रहे हैं वो अंदर इन्वॉल्व नहीं होगा, वो सिर्फ रिएक्शन को बढ़ा देगा, बट यहाँ पे जो फाइनल प्रोडक्ट मिलेगा वहां पे हमको कहीं निकल देखने को नहीं मिलेगा। तो ऐसे सब्सटेंस को हम बोलेंगे कैटलिस्ट। तो आई होप आप लोगों को इतना समझ में आ गया होगा। मैंने केमिकल रिएक्शन की डेफिनेशन समझाई, वो भी आप लोगों को लिखनी है। ये जहाँ यहाँ पे जो एग्जांपल्स लिखे थे वो ऑलरेडी आप लोगों की बुक में दे दिए, 4-5 दिए। यहाँ पे और एक एग्जांपल है, ग्रेप्स गेट्स फर्मेंटेड। अगर आप लोग के घर पे जो आप ग्रेप्स खाते हो उसको धीरे धीरे फर्मेंटेड करते हो तो वही उसको भी हम एक टाइप के केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। एक और एग्जांपल दिया है रिस्पायर, मतलब हम जो सांस लेते हैं O2 एंड CO2 एक्सचेंज होता है हमारी बॉडी में, इट इज आल्सो वन टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। और यहाँ पे मैंने दो ये आप लोगों को समझा दिए, और लास्ट में ये आप लोगों को ये सिर्फ सिंपल मैंने नॉर्मल एक इक्वेशन लिख के सारे समझा दिया। एक बात याद रखना है, अगर आप लोग कोई भी यूज करते हो टेम्परेचर, प्रेशर, सनलाइट कोई भी, तो यहाँ पे एरो के आसपास मेंशन करनी है। हाँ, और एक चीज, अगर आप लोग स्टेट ऑफ मैटर देखना है तो आप लोग को यहाँ पे लिखना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल कार्बन है वो ऑलरेडी हम सॉलिड फॉर्म में यूज करें तो हमको यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा स्मॉल ब्रैकेट में S लिख के, मतलब कि ये कार्बन का कौन सा स्टेट ऑफ मैटर होगा, सॉलिड। ये ऑक्सीजन हम गैसियस फॉर्म में ले रहे हैं तो हम यहाँ पे लिखेंगे G, मतलब ये ऑक्सीजन हमने गैसियस फॉर्म में लिया है। CO2 जो हमको फाइनल प्रोडक्ट मिलता है वो तो हमको गैसियस फॉर्म में मिलेगा, तो हम यहाँ पे लिखेंगे G। और एक चीज हम आप लोग आगे देखते जाओगे केमिकल रिएक्शन में, तो कभी कभी आप लोग देखोगे यहाँ पे ऐसे एरो दिया हुआ है, प्रोडक्ट के पास ही एरो दिया होगा, कभी रिएक्टेंट के पास एरो नहीं दिया होगा, एरो इन अपवर्ड डायरेक्शन। ये क्या हमको दिखाता है, इट डिटरमाइंस द गैस। अगर गैस होगा, फाइनल प्रोडक्ट में गैस मिलेगा तभी एरो अपवर्ड डायरेक्शन में देखने को मिलेगा, वरना अपवर्ड डायरेक्शन में एरो देखने को नहीं मिलेगा। अगर कभी कभी कोई इक्वेशन में यहाँ पे डाउनवर्ड डायरेक्शन में एरो देखने को मिलता है ना, अपवर्ड डायरेक्शन मतलब गैस था, डाउनवर्ड डायरेक्शन में अगर एरो देखने को मिलता है तो इसका मतलब क्या है कि हमको वहां पे प्रेसिपिटेट्स मिले हैं। प्रेसिपिटेट्स मतलब क्या होता है, व्हाट इज प्रेसिपिटेट्स, ऑलरेडी 9th स्टैंडर्ड में आप लोगों की डेफिनेशन आई थी। व्हाट इज प्रेसिपिटेट्स, इनसॉल्युबल मटेरियल, जो रिएक्शन में जो फाइनल प्रोडक्ट मिलेगा
उसमें जो इनसॉल्युबल मटेरियल लास्ट में हमको जो मिलते वैसे मटेरियल को हम बोलेंगे प्रेसिपिटेट्स। आई होप आप लोगों को इतनी चीजें समझ में आ गई होगी। Now students, I will explain the next topic, that is the activity 1.1. Activity 1.1 में यहाँ पे मैंने एक फिगर ड्रॉ की है, जो यही सेम फिगर आप लोगों की बुक में ड्रॉ हुई है। सो ये एक्टिविटी हम देखेंगे कि आप लोगों को 3 to 4 सेंटीमीटर का एक मैग्नीशियम रिबन लेना है। मैग्नीशियम रिबन देखो यहाँ पे मैंने ड्रॉ किया है, कितने सेंटीमीटर का, अप्रोक्सीमेट 3 to 4 सेंटीमीटर। उसको क्लीन करने के लिए हमको सैंड पेपर का यूज करना है। सैंड पेपर से रब करके उसको हम क्लीन करेंगे, फिर उसको हम ये बर्नर की हेल्प से उसको बर्न करेंगे। बर्न और इसको पकड़ना है किससे, टोंग से। टोंग मतलब इसको गुजराती में हम पकड़ भी बोल सकते हैं। तो ये टोंग से मैग्नीशियम रिबन को पकड़ना है और थोड़े दूर खड़े रहना है ताकि हम अपने आप को सेफ रख सके। और इसको मैग्नीशियम के बर्नर की हेल्प से इसको हम बर्न करेंगे। धीरे धीरे ये मैग्नीशियम रिबन विल स्टार्ट कन्वर्टिंग इनटू द मैग्नीशियम ऑक्साइड, दैट इज द व्हाइट कलर पाउडर। तो लास्ट में हमको जो भी पाउडर मिलेगा उसको हम एक पेट्री डिश या तो बाउल लेके उसको कलेक्ट करना है और इसको हम लास्ट में रेसिड्यू हमको ये मैग्नीशियम ऑक्साइड का मिलेगा। बट ये क्यों मिलता है, लास्ट में हमको जो मैग्नीशियम ऑक्साइड पाउडर मिलता है वो कैसे मिलता है, जब हम मैग्नीशियम को बर्न करते हैं तब वहां पे ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है। तो ऑक्सीजन की प्रेजेंट में वो बर्न होता है और वही हमको देता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। यहाँ पे मैंने रिएक्शन लिख दिया है, मैग्नीशियम व्हेन रिएक्ट विद ऑक्सीजन इट गिव्स मैग्नीशियम ऑक्साइड। यहाँ पे मैंने आप लोगों को पहले समझा दिया है, जो भी हम लेफ्ट हैंड साइड में लिखेंगे इसको हम क्या बोलेंगे, रिएक्टेंट, और लास्ट में जो हमको मिलेगा उसको हम क्या बोलेंगे, प्रोडक्ट। तो यहाँ पे हम हमारे रिएक्टेंट क्या क्या थे, एक तो मैग्नीशियम रिबन, मतलब हमने यहाँ पे क्या लिखा, मैग्नीशियम, दिस इज द सिंबल ऑफ मैग्नीशियम। आप लोगों को फर्स्ट 20 एलिमेंट्स मैंने ऑलरेडी बताया थे कि फर्स्ट 20 एलिमेंट्स जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के हिसाब से है वो लर्न करना है, वो वापस से आप लोगों को रिवाइज करना है ताकि आप लोगों को सारे सिंबल अच्छे से समझ में आ जाए। तो व्हेन मैग्नीशियम रिएक्ट विद ऑक्सीजन, ऑक्सीजन तो ऑलरेडी एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होता है, जब दोनों के बीच में रिएक्शन होगा तब हमको लास्ट में ये जो रेसिड्यू मिलता है दैट इज द व्हाइट कलर पाउडर, वो क्या मिलेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये रिएक्शन, ये एक्टिविटी से सिर्फ हमको यही देखने को मिलता है, यही ऑब्जर्वेशन मिलता है कि मैग्नीशियम और ऑक्सीजन रिएक्ट होकर मैग्नीशियम ऑक्साइड फाइनली हमको मिलता है। So now students, our next topic is activity 1.2 that is given in your textbook। वहाँ पे एक छोटा सा पैराग्राफ दिया है कि if we take a lead nitrate solution, अगर एक टेस्ट ट्यूब में, टेस्ट ट्यूब आप लोगों को पता है किसको हम टेस्ट ट्यूब बोलते हैं, एक टेस्ट ट्यूब में हमको लेड नाइट्रेट का सॉल्यूशन लेना है और उसमें हमको ऐड करना है पोटेशियम आयोडाइड का सॉल्यूशन। तो फिर आप लोगों को क्वेश्चन पूछा है कि आप लोगों को क्या देखने को मिलेगा, मतलब आप लोगों को क्या रिजल्ट मिलेगा अगर हम लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड के बीच में रिएक्शन करेंगे, तो हमको क्या रिजल्ट मिलेगा। तो ये लेड नाइट्रेट है वो व्हाइट कलर का सॉल्ट होता है और पोटेशियम आयोडाइड है वो भी व्हाइट कलर का सॉल्ट होता है। जब हम दोनों का, हमको पहले क्या करना है, दोनों का वाटर, पानी को मिला के दोनों का एक्वेस सॉल्यूशन बनाना है। एक्वेस सॉल्यूशन मतलब क्या होता है, पानी मिलाना, पानी ऐड करके दोनों का एक्वेस सॉल्यूशन करना है, फिर ये दोनों सॉल्यूशन को ऐड करना है। जब हम वो दोनों सॉल्यूशन को ऐड करेंगे तब हमको वहां पे दो सब्सटेंस मिलेंगे, एक मिलेगा लेड आयोडाइड और दूसरा मिलेगा पोटेशियम नाइट्रेट। ओके, तो जो लेड आयोडाइड है वो क्या होगा, वो येलो कलर के पीपीटी होंगे, क्या होंगे, येलो कलर के प्रेसिपिटेट्स। Now what is precipitate, वो insoluble होगा, वहाँ पे छोटे छोटे पार्टिकल्स फॉर्म में होंगे, वो soluble नहीं होगा, insoluble होगा। बट जो दूसरी जो प्रोडक्ट हमको मिलेगी दैट इज पोटेशियम नाइट्रेट, वो soluble in water होगा, तो वो हमको नहीं दिखेगा, बट जो हमको उसके अंदर येलो कलर के प्रेसिपिटेट दिखेंगे वो किसके मिलेंगे, लेड आयोडाइड के। नाउ यहाँ पे आप लोग पूरा रिएक्शन देखो, मैंने ये रिएक्शन आप लोगों की बुक में नहीं दिया हुआ है, तो आप लोगों को पूरा रिएक्शन लिखना है वहाँ पे। अगर टेक्स्ट बुक है तो वही एक्टिविटी 1.2 के नीचे ये रिएक्शन लिख लो और साथ में उसके नेम भी लिख लो कि कौन से कंपाउंड को क्या नेम देते हैं, और उसके बाद वहाँ पे आप लोगों को बैलेंस करना है। देखो यहाँ पे आप लोग देखोगे तो लेड 1 है, तो यहाँ पे लेड 1 है, ओके, नाइट्रेट 2 है, बट वहाँ पे नाइट्रेट 1 है, तो हम बैलेंस कैसे करेंगे, आगे 2 लगा देंगे, बट यहाँ पे हम आगे 2 लगाएंगे तो ये पोटेशियम 2 हो जाएगा। तो ये पोटेशियम को 2 करने के लिए हमको यहाँ पे भी 2 करना पड़ेगा। तो ऐसे हम देखेंगे तो हमारा पूरा रिएक्शन कंप्लीट हो गया। आप आई होप कि आप लोगों को ये एक्टिविटी समझ में आ गई होगी।
Now students, our next activity is 1.3. Activity 1.3. यहाँ पे हमको क्या करना है, या तो एक टेस्ट ट्यूब लेनी है और हमको एक कॉनिकल फ्लास्क लेना है। जैसे यहाँ पे मैंने जो ड्रॉ किया है, दैट इज द कॉनिकल फ्लास्क। नाउ वी हैव टू पुट द डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। क्या डालना है कॉनिकल फ्लास्क के अंदर? डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, और उसके अंदर जिंक ग्रेन्यूल्स। ग्रेन्यूल्स मतलब वो छोटे छोटे पार्टिकल्स जैसे होते हैं, उसके अंदर हम डालेंगे जिंक ग्रेन्यूल्स। मतलब जो सल्फ्यूरिक एसिड होगा वो हमारा डाइल्यूट होगा, मतलब वो एक्वस फॉर्म में होगा, और उसके अंदर हम सॉलिड पार्टिकल्स किसके डालेंगे? जिंक ग्रेन्यूल्स के। जब सल्फ्यूरिक एसिड और जिंक के बीच में रिएक्शन होगा तब वहां पे गैस इवॉल्व होगा। क्या होगा? गैस वहां से रिलीज होगा। जो गैस रिलीज होगा वो हमको यहाँ पे ग्लास ट्यूब से बाहर जाएगा। इसको हमको पहले सील कर देना है रबर कोक से। ये जो बनाया है मैंने वो रबर कोक है, पहले वो कॉनिकल फ्लास्क को हम रबर कोक से सील कर देंगे, और वहां पे बीच में हम क्या फिट कर देंगे? एक ग्लास ट्यूब फिट कर देंगे, ताकि यहाँ पे जो गैस इवॉल्व होगा वो हमको यहाँ से मिल जाएगा। और जो गैस इवॉल्व हो रहा है वो कौन सा गैस हमको मिलने वाला है? हाइड्रोजन गैस। ओके, नाउ इसका हम रिएक्शन देख लेते हैं। सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला क्या है? H2SO4। When H2SO4 react with zinc, zinc का क्या फॉर्मूला है? Zn. It gives ZnSO4 plus H2। पहले हम लोग बैलेंसिंग देख लेते हैं। देखो यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं? 2, तो यहाँ पे भी हाइड्रोजन 2। ओके, सल्फेट कितना? SO4 कितना है? 1, तो यहाँ पे भी 1। जिंक 1, तो जिंक 1। ओके, हमारा दोनों साइड रिएक्शन पूरा बैलेंस है। बैलेंस करना बहुत जरूरी है। मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मैं बताऊंगी कि बैलेंसिंग कैसे करने और क्यों करना जरूरी है, वो भी मैं आप लोगों को समझाऊंगी। बट अभी आप लोग ये देखो कि सल्फ्यूरिक एसिड के साथ जब जिंक रिएक्ट करता है वहां पे हमको मिलता है जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस। ये एक्टिविटी आप लोगों को करने को बोली है, और बोला है कि हाइड्रोजन गैस हमको कौन से नेचर में मिलेगा? तो हाइड्रोजन गैस इज ऑर्डरलेस एंड कलरलेस। उसका कोई स्मेल भी नहीं होता और उसका कोई कलर भी नहीं होता, तो वो ऑर्डरलेस बोलते हैं और कलरलेस बोलते हैं। जब हम हाइड्रोजन गैस के पास कोई भी लिटमस पेपर अगर ब्लू ले जाएंगे तो वो रेड कलर में कन्वर्ट नहीं होगा, और अगर रेड लिटमस पेपर यहाँ पे ले जाएंगे तो वो ब्लू कलर में कन्वर्ट नहीं होगा। दैट मीन्स हाइड्रोजन गैस इज नाइदर एसिडिक नॉर बेसिक, वो न्यूट्रल है। ओके, तो ये रिएक्शन आप लोगों को यहाँ लिखना है और उसके नीचे लेबलिंग भी करनी है, और खास हर एक कंपाउंड जो आप लोग लेते हो वो कौन से स्टेट में लेते हो, आइदर सॉलिड, लिक्विड, गैस और एक्वस फॉर्म, वो यहाँ पे मेंशन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। आप आई होप आप लोगों को ये चैप्टर का ये ब्रीफ इंट्रो था, चैप्टर का इंट्रो समझ में आ गया होगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, स्टे होम, स्टे सेफ।